इकोनॉमिक्स के चैप्टर 10 पार्ट 1 में। हमने पिछले लेक्चर में क्या बात किया था? पिछले लेक्चर में बात किया था जीडीपी के बारे में, ठीक है। लेकिन हमने एक टॉपिक वहाँ छूट गया था, क्या? इशू विथ जीडीपी एस्टिमेशन। जीडीपी को एस्टिमेट करने के टाइम पे जो इशू आ रहा है उसको कैसे डील करेंगे, वो चीज़ें वहाँ छूट रही थी। तो अभी यहाँ पे उसको क्लियर कर लेते हैं पहले। उसके बाद हम लोग देखेंगे मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मनी कैसे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। इस टॉपिक का नाम क्या है? मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। इशू विद जीडीपी एस्टिमेशन क्या था? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। क्या इशू है जीडीपी के साथ कि जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। मीन्स क्या है? कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। मीन्स रिच क्या हो रहा है? रिच अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। विद द मेजरमेंट ऑफ जीडीपी, जीडीपी को मेजरमेंट करने के बाद वी कैन नॉट एस्टिमेट द इनकम ऑफ वेल्दी एंड पुअर पीपल। हम क्या करते हैं? जीडीपी के मेजर के साथ साथ क्या करते हैं हम लोग? एस्टिमेट ये नहीं लगाते कि गरीब आदमी के पास कितना इनकम है और अमीर आदमी के पास कितना इनकम है। जिस टाइम में हम क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं जीडीपी का, उस टाइम में हम क्या करते हैं? ये एस्टिमेट नहीं लगा पाते हैं कि वेल्दी लोगों के पास कितना पैसा है और पुअर पीपल के पास कितना पैसा है। देयर माइट बी ए केस वेयर इन जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज इंक्रीजिंग बट द पुअर पीपल इन द कंट्री आर बिकमिंग पुअरर एंड द रिच बिकमिंग रिचर। ये हो सकता है, ये एक ऐसा केस हो सकता है जीडीपी किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री के जीडीपी में, कि पुअर पीपल क्या हो रहा है? उस देश का पुअर पीपल गरीब होते जा रहा है, पुअर पीपल बिकम पुअरर एंड रिच बिकम रिचर। रिच क्या हो रहा है? अमीर होते जा रहा है। दिस मीन्स दैट द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री इज ओनली बेनिफिटिंग ए फ्यू सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब ये दिखाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? सिर्फ कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के कुछ ही सेक्शन के लोगों को वो बेनिफिट मिल रहा है। जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है वो क्या है? समाज के कुछ ही सेक्शंस लोगों के, कुछ ही सेक्शंस के पास क्या है? कुछ ही सेक्शन उस बेनिफिट को एंजॉय कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफैम रिपोर्ट, ऑक्सफैम रिपोर्ट जो कि जीडीपी के बारे में दर्शाता है, उस रिपोर्ट का क्या नाम है? ऑक्सफैम रिपोर्ट नाम है। द रिचेस्ट 1% ऑफ द इंडियंस नाउ होल्ड मोर देन 40% ऑफ द कंट्रीज वेल्थ। जो भी सबसे अमीर 1% लोग हैं, वही क्या करा है? पूरे देश के वेल्थ का 40% हिस्सा उन्हीं के हाथ में है। मीन्स 1% लोगों के पास क्या है? 40% हिस्सा है। वाइल द बॉटम हाफ ऑफ द पॉपुलेशन कलेक्टिवली होल्ड्स ओनली 3%। और मैक्सिमम जो 3% लोग हैं वही क्या करता है? बॉटम हाफ मीन्स आधा से ज़्यादा लोग में क्या है? सिर्फ 3% ही होल्ड करते हैं पैसे का। 40% कौन होल्ड करता है? 1% रिच जो है। मीन्स मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम जो भी रिच लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम रिच लोग के पास क्या है? 40%, पूरे देश का जीडीपी का 40% हिस्सा कौन क्या करता है? सिर्फ 1% लोग होल्ड कर रखे हैं। उसके बाद जो 60% बच गया उसमें से सारे लोग हैं, ठीक है। द वेल्थ हेल्ड बाय द टॉप 5% इज 61.7%, नियरली 20 टाइम्स ग्रेटर देन 3% हेल्ड बाय द बॉटम हाफ। मीन्स टॉप 5% लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? 61.7% वेल्थ को हेल्ड कर रहे हैं। मीन्स उनके पास लगभग कितना है? 61.7% वेल्थ उनके पास है, जो टॉप 5% लोग हैं। और जो 3% लोग हैं, या फिर जो 3% जो वेल्थ है किनके पास है? वो बॉटम हाफ के पास। मीन्स मैक्सिमम 50% के पास 3% ही है। 5% के पास लगभग 62% का वेल्थ है। 3% और जो उसके बाद जो शेष बच गया, वो शेष इन सब के पास है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज नॉट इंक्लूडेड। मतलब कहने का मतलब है कि जीडीपी वैल्यू में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होता है। पहला तो क्या हो गया? पहला हमने क्या देखा? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। पहला इशू क्या था? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। दूसरा क्या है? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। ये सब क्या है? ये सब है आपका लिमिटेशन। किसका? लिमिटेशन ऑफ जीडीपी, या जीडीपी एस्टिमेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है या फिर जो भी इशू है वो ये इंक्लूड कर रहा है। पहला क्या है? तो जीडीपी इंक्लूड द फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। जीडीपी किसको इंक्लूड करता है? जीडीपी इंक्लूड करता है फाइनल मार्केट वैल्यू को। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, जो भी कंट्री में प्रोड्यूस्ड हुआ है। बट देयर आर सम वर्क्स, कुछ ऐसे काम हैं जिसमें कि जीडीपी कैलकुलेट नहीं होते हैं, जैसे में बट एक्चुअली कंट्रीब्यूट हाईली टू आवर डे टू डे लाइफ्स, लाइक डोमेस्टिक वर्क्स, वॉलंटियर वर्क्स, etc। जैसे हम लोग घर में काम करें, उसमें तो कोई इनकम नहीं जनरेट हुआ। कोई हमने वॉलंटरी अपने मन से काम किया, उसमें तो कोई इनकम जनरेट नहीं हुआ।
तो कहने का मतलब ये है, कुछ उन चीज़ों से मान लीजिए हमने घर में कुछ चीज़ें बनाई, ठीक है, जैसे हमने घर में कुछ अचार बनाया, अचार को हम मार्केट में बेचेंगे तो वो फाइनल गुड्स हो गया। लेकिन वही अचार अगर घर में यूज हो गया तो क्या होगा, उसका तो कोई वैल्यू हुआ नहीं, तो वो क्या होगा, वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। जैसे हमारी मम्मी है, मम्मी क्या करती है, घर पे काम करती है, तो उनका जो वैल्यू है, या फिर उनको तो कोई हम पे कर नहीं रहे, तो वो क्या है, वो जीडीपी में नहीं इंक्लूड होगा। लेकिन काम तो हो रहा है, वर्क तो हो रहा है, वहाँ से आउटपुट भी निकल रहे हैं, लेकिन वही है कि वो चीज़ें जीडीपी में इंक्लूड नहीं होते हैं। ये भी इशू है, ठीक है। बार्टर एक्सचेंज इज नॉट इंक्लूडेड इन द जीडीपी ऑफ ए कंट्री। किसी भी कंट्री में बार्टर एक्सचेंज को जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे इन ए बार्टर सिस्टम गुड्स और सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज अगेंस्ट ईच अदर। बार्टर सिस्टम में क्या है, गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली एक्सचेंज होता है किसके साथ, एक दूसरे के साथ। जैसे कि बार्टर सिस्टम में क्या हो, बार्टर सिस्टम मीन्स आदान प्रदान किस चीज़ का, कोई वस्तु का। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास सेब है और आपके पास अनार है, हमें अनार चाहिए और आपको सेब चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम आपको सेब दे देंगे और आपसे हम अनार ले लेंगे। दोनों का पूर्ति हो गया, दोनों लोगों का पूर्ति हो गया। जब दोनों लोगों का पूर्ति हो गया तो फिर वो तीसरे की उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्या है, ये एक बार्टर सिस्टम है। मीन्स हमें जो चाहिए वो आपके पास है और आपको जो चाहिए वो मेरे पास है, ठीक है। हाउएवर सिंस मनी इज नॉट बीइंग यूज्ड हियर, क्यों, बार्टर सिस्टम में क्या है, बार्टर सिस्टम में मनी यूज नहीं हो रहा, इसलिए इसको रजिस्टर नहीं करते इकोनॉमिक्स के पार्ट में। जहाँ पर मनी यूज हो रहा है, जहाँ पर मनी का यूज हो रहा है, वहीं उसी को क्या करते हैं, उसी को इंक्लूड करते हैं। कहाँ, उसी को इंक्लूड करते हैं आपका जीडीपी को कैलकुलेट करने में। लेकिन जहाँ पर मनी का यूज नहीं है, वहाँ पर वो जीडीपी का कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वहाँ क्या करेंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, जैसे बार्टर सिस्टम हमने देख लिया। उसके बाद बार्टर एक्सचेंज में क्या है, इट रेफर्स टू द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम में क्या है कि गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड होता है किसके किसके बीच में, दो पार्टीज के बीच में, लेकिन बिना पैसे का यूज हुए। गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज तो होता है, लेकिन पैसे का यूज नहीं होता, ठीक है। इसमें एक्सटर्नलिटीज इंक्लूडेड नहीं होता। तीसरा क्या हो गया आपका, एक्सटर्नलिटीज। सपोज देयर इज ए शू फैक्ट्री दैट इज प्रोड्यूसिंग शूज। सपोज हम क्या मानते हैं कि एक शू की कंपनी है, उसने क्या प्रोड्यूस किया, जूते प्रोड्यूस किए करे। द फैक्ट्री डिनोट सम परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट एवरी ईयर। फैक्ट्री क्या डिनोट करता है, कुछ प्रत्येक साल क्या डिनोट करता है कि वो कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिनोट कर रहा है, किसमें, यंग चिल्ड्रन के एजुकेशन में। कोई भी कंपनी है, जूते का कंपनी है, उसने क्या करा, कंपनी खोला, लेकिन प्रॉफिट का कुछ परसेंट क्या करता है, वो बच्चे के एजुकेशन पे खर्च कर देता है। बट द फैक्ट्री इज ऑल्सो कॉजिंग एयर पॉल्यूशन टू द इन्वायरमेंट। लेकिन जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुआ उसके कारण क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है। एंड डिस्चार्जिंग अनट्रीटेड वेस्टेज इनटू द नियर बाय रिवर, दस पॉल्यूटिंग द रिवर। और क्या कर रहा है, एक तो एयर पॉल्यूशन कर ही रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, आपका वाटर पॉल्यूशन भी कर रहा है। क्या, एयर पॉल्यूशन में जो भी स्मोक निकल रहा है वो एयर में जा रहा है, तो एयर पॉल्यूशन उसके कारण हो गया। और जो भी गंदा पानी निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है, जो भी गंदा पानी निकल रहा है वो जा रहा है आपका नदी में। इसके कारण क्या हो रहा है, रिवर भी पॉल्यूट हो रहा है। दिस विल हार्म द इन्वायरमेंट एज वेल एज द पीपल लिविंग इन द नियर बाय एरिया। ये क्या करेगा, इसके कारण क्या होगा, लोग को हार्म होगा, लोग क्या होंगे, लोगों को परेशानी होगा। और अब इसके कारण क्या हो गया, शू फैक्ट्री के कारण क्या होगा, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, और उसके आसपास जो भी लोग रह रहे हैं उसको भी नुकसान हो रहा है। इस केस में क्या देखते हैं, द वैल्यू ऑफ शूज प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्ट्री विल बी इंक्लूडेड इन द जीडीपी। जो भी वैल्यू प्रोड्यूस होगा शूज फैक्ट्री का, वो किस में इंक्लूड होगा, जीडीपी में। लेकिन जो भी डैमेज हुआ है इस इन्वायरमेंट को या फिर इस सोसाइटी को, उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज इज नॉट अकाउंटेड फॉर इन द जीडीपी। उसको क्या बोलेंगे, उसको जीडीपी में इंक्लूडेड नहीं करेंगे या फिर जीडीपी में अकाउंटेड नहीं होगा। आल्सो द गुड वर्क्स डन बाय द फैक्ट्री लाइक चिल्ड्रंस एजुकेशन कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज इज आल्सो नॉट अकाउंटेड फॉर। कहने का मतलब है, शूज फैक्ट्री खोला, ठीक है, शूज फैक्ट्री ने क्या करा, एक तो पहला काम करा क्या, कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट का हिस्सा क्या कर रहा है, एजुकेशन में खर्च कर दे रहा है। जो भी यंग चिल्ड्रन है या फिर जो भी गरीब बच्चे हैं उसके एजुकेशन में खर्च कर दे रहा है। ये तो हो गया पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का क्या मतलब है, एक्सटर्नलिटीज का ये मतलब है
कि जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रहा है, मान लीजिए एक चीज़ें प्रोड्यूस हो रहा है, सूज प्रोड्यूस हो रहा है या शुगर प्रोड्यूस हो रहा है। शुगर प्रोड्यूस होने के बाद वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या कर रहा है, एजुकेशन में खर्च कर दे रहा है या फिर कोई ऐसा भला वाला काम करने में खर्च कर दे रहा है। लेकिन क्या है उसके साथ क्या क्या है, उस फैक्ट्री के साथ क्या क्या है, उस फैक्ट्री के साथ क्या आएगा कि आपको नेगेटिव चीज़ों का भी सामना करना पड़ेगा। क्या नेगेटिव चीज़ों का सामना करना पड़ेगा कि जैसे कि इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, वाटर पोल्यूशन होगा, आसपास के लोग जो है उसको परेशानी होगी, उसको हार्म होगा। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज में क्या आएगा, जो पॉल्यूशन है या फिर जो भी हार्म हो रहा है चीज़ों को, इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है या फिर सोसाइटी को हार्म हो रहा है, वो किस में आएगा, वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज में आएगा। और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज में क्या आएगा, जैसे हमने कोई भला वाला काम में पैसे दान कर दिए, वो किस में आएगा, वो आएगा आपका पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज में। तो कहने का मतलब है यही है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एक साथ इंक्लूड नहीं होंगे, जीडीपी में इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हो या पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज हो। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू द बेनिफिट और हार्म्स ए फर्म ऑफ एन इंडिविजुअल कॉजेज टू अनदर फॉर विच दे आर नॉट पेड। मीन्स अब एक्सटर्नलिटीज का डेफिनेशन अगर हम देखें तो एक्सटर्नलिटीज क्या रेफर्स करता है, या तो बेनिफिट होगा किसी भी इंडिविजुअल को या फिर किसी कंपनी को, या फिर क्या होगा उसको हार्म होगा, या तो बेनिफिट होगा या तो फिर हार्म होगा किसी इंडिविजुअल को और या तो किसी कंपनी को, जो कि क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, वो पे नहीं करेगा, नॉट पेड और पेनलाइज्ड। हियर द बेनिफिट काउस्ड बाय ए फर्म और इंडिविजुअल्स टू अनदर इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। जो बेनिफिट होगा किसी भी इंडिविजुअल को या फिर किसी फर्म को, उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं, जो भी बेनिफिट हो रहा है। जैसे शू फैक्ट्री ने क्या किया, डोनेट कर दिया कुछ प्रॉफिट किसमें, चिल्ड्रन के एजुकेशन में। और जो भी हार्म होगा काउस्ड बाय ए फर्म और इंडिविजुअल्स टू अनदर इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। जो भी हार्म होगा उसको क्या बोलते हैं, जो भी हार्म हो गया तो इंडिविजुअल्स को या फिर इन्वायरमेंट को या फिर और भी लोगों को या फिर और भी चीज़ों को, तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं। जैसे शू फैक्ट्री ने क्या किया, पॉल्यूट कर दिया किसको, एयर को और नियर बाय रिवर को, इन दोनों को क्या किया, पॉल्यूट कर दिया। अब आते हैं हम लोग इवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था। उसके बाद क्या आया, कमोडिटी मनी आया। उसके बाद मेटालिक कॉइन आया। उसके बाद पेपर मनी आया। उसके बाद प्लास्टिक मनी आया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी आया। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी आया। ठीक है, ये है इवोल्यूशन ऑफ मनी का। बार्टर सिस्टम में क्या था, अब पहले देख लेते हैं हम लोग क्या बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या था, बार्टर सिस्टम इज द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम क्या है, ये ट्रेड है किसके किसके बीच में, दो पार्टीज के बीच में ट्रेड है, लेकिन उसमें क्या होता है, मनी का यूज, पैसे का यूज नहीं होता। एग्जाम्पल, सपोज देयर इज ए फ्रूट सेलर, सपोज एक फ्रूट सेलर है और एक पर्सन है हु हैज एग्स, जिसके पास अंडे हैं। इमेजिन दैट द फ्रूट सेलर वांट्स टू बाय ए डजन एग्स। इमेजिन ये करते हैं कि फ्रूट सेलर को क्या जरूरत है, अंडे का जरूरत है 1 दर्जन का। वेयर एज द पर्सन वांट्स टू बाय 1 kg ऑफ फ्रूट्स। लेकिन आदमी को, दूसरा आदमी जो है वो क्या कर, वो उसको क्या जरूरत है, 1 kg फल का जरूरत है। इसमें क्या होगा, द पर्सन विल बाय 1 kg ऑफ फ्रूट्स। पर्सन क्या करेगा, 1 kg ऑफ फ्रूट्स को खरीद लेगा फ्रूट सेलर से बाय गिविंग 12 एग्स। 12 अंडे दे करके क्या करेगा, वो 1 kg फ्रूट्स खरीद लिया। दस देयर द फ्रूट सेलर गेट्स द एग्स एंड द पर्सन गेट्स द फ्रूट। इससे क्या हुआ, इससे दोनों का डिमांड पूरा हो गया। फ्रूट सेलर को क्या चाहिए, फ्रूट सेलर को एग चाहिए, और एक सेलर को क्या चाहिए, एक सेलर को चाहिए फ्रूट्स। तो इसमें क्या हुआ, इसमें दोनों का डिमांड पूरा हो गया बाय एक्सचेंजिंग गुड्स एंड ईच अदर विदाउट यूजिंग मनी। इसमें मनी का कोई यूज नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसको क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है, डबल का मतलब है दोनों तरफ से, कोइंसिडेंस मतलब अगर मान लिया जाए फ्रूट सेलर को अंडे का ज़रूरत है, अंडे का पूरा हो गया, और अंडे वाले को किसका ज़रूरत था, फ्रूट्स का ज़रूरत था, तो फ्रूट्स भी पूरा हो गया। ये कोइंसिडेंस हो गया। मान लीजिए अंडे वाले को अगर फ्रूट्स नहीं चाहिए, उसको अगर कुछ दूसरा चीज़ चाहिए, तो कैसे पूरा होगा, यहाँ पर कोइंसिडेंस तो हुआ नहीं। कोइंसिडेंस मतलब क्या है, यहाँ चलो एक ही साथ दोनों आ गया, मीन्स फ्रूट सेलर को अंडा चाहिए तो अंडा मिल गया, और अंडे वाले को फ्रूट चाहिए तो फ्रूट मिल गया। ठीक है, लेकिन अगर फ्रूट सेलर या एक सेलर को कुछ दूसरा चाहिए, मान लीजिए अंडा जो सेल कर रहा है उसको फ्रूट्स के अलावा वेजिटेबल्स चाहिए, तो वो क्या करेगा फिर, उसका तो फिर वो मैच नहीं हुआ ना, उसका जो डिमांड है वो तो मैच नहीं हुआ। इसलिए बार्टर सिस्टम को क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम को बोलते हैं कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सपोज इन द एबव एग्जांपल में देखें, फ्रूट सेलर को क्या चाहिए, अंडा नहीं चाहिए, बट द पर्सन हु वांट्स टू बाय फ्रूट्स हैज एग्स फॉर एक्सचेंज। अब मान लीजिए फ्रूट सेलर को अंडा नहीं चाहिए,
लेकिन जो अंडा है लेकिन अंडे वाले को फ्रूट्स चाहिए। अब क्या होगा इस जगह पे, है ना, ये बात तो सोचने वाली है। फ्रूट सेलर को अंडा नहीं चाहिए, लेकिन अंडा जिसके पास है उसको फ्रूट्स चाहिए। सो अंटिल एंड अनलेस द वांट्स ऑफ बोथ द फ्रूट सेलर एंड द पर्सन डू नॉट मैच, इसलिए अंटिल एंड अनलेस जब तक कि मैच हो रहा है, जब तक कि वांट्स मैच हो रहा है तो वो एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैच वांट्स नहीं हुआ तो वो क्या होगा, वो मैच नहीं होगा। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस विल नॉट हैपन, और यहाँ पर क्या होगा, कोई भी गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज नहीं होगा। क्यों एक्सचेंज नहीं होगा, इसलिए एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर कोई डिमांड, कोई वांट्स पूरा ही नहीं हुआ। ठीक है, जब चीज़ें पूरा नहीं हुआ तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण फिर कोई ना कोई ऐसा चीज़ चाहिए जिसके कारण क्या कर सके, हम एक्सचेंज कर सके। अब बार्टर सिस्टम के साथ इशू क्या था, देयर वर सम प्रॉब्लम्स विद द सिस्टम सच एज पेरिसेबल आइटम्स लाइक एग्स। पेरिसेबल आइटम, पेरिसेबल्स का क्या मतलब है, पेरिसेबल्स का मतलब है जैसे कि कुछ सड़ रहा है, सड़ना। अंडा जैसे सड़ने वाला चीज़ है, फ्रूट्स जैसे सड़ने वाली चीज़ है, वेजिटेबल्स जैसे सड़ने वाली चीज़ है। could not store for longs and thus could not be used to buy goods and services। अब मान लीजिए जैसे हमने क्या करा, हमने पेरिसेबल आइटम जैसे अंडा है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स, ये सब सड़ने वाली चीज़ें, इसको ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते। और जब ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते तो क्या होगा कि हम क्या कर सकते हैं ना। अब मान लीजिए कोई किसान है, उसके पास फ्रूट्स है या फिर वेजिटेबल्स है, अब क्या करेगा, अब उसको बेचना है, लेकिन क्या है मार्केट में क्या है, किसी को फ्रूट्स वेजिटेबल चाहिए ही नहीं। अब जब फ्रूट्स और वेजिटेबल नहीं चाहिए तो वो क्या होगा, वो धीरे धीरे सड़ेगा, तो उसमें लॉस किसका होगा, लॉस किसान का होगा। तो ये प्रॉब्लम था किसके साथ, बार्टर सिस्टम के साथ। द वांट्स ऑफ बोथ पार्टी दैट इज बायर एंड सेलर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा मैनेज कर लीजिए, ठीक है। द वांट्स ऑफ बोथ पार्टी दैट इज बायर एंड सेलर्स मे नॉट मैच लाइक इन द एबव एग्जाम्पल, द फ्रूट सेलर डज नॉट वांट्स एग। अब मान लिया जाए दोनों पार्टी का जो भी है, जो भी वांट्स है वो अलग अलग है। अब फ्रूट सेलर को चाहिए अंडे के अलावा चिकन, ठीक है, फ्रूट सेलर को चिकन चाहिए, और अंडे जो सेल कर रहा है उसको फ्रूट्स के अलावा वेजिटेबल चाहिए। यहाँ पर तो दोनों में से किसी का डिमांड पूरा नहीं हुआ, या फिर दोनों में से किसी का चीज़ें पूरा नहीं हुआ, तो क्या होगा, वहाँ पर एक्सचेंज होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद इन चीज़ों को कवर करने के लिए क्या आया, कमोडिटी मनी आया। इन चीज़ों को कवर करने के लिए क्या आया, कमोडिटी मनी आया। अब कमोडिटी मनी में क्या है, द पीपल स्टार्टेड यूजिंग सम फिजिकल ऑब्जेक्ट। पीपल ने क्या करना शुरू किया, कुछ फिजिकल ऑब्जेक्ट का एक्सचेंज करना शुरू किया, जैसे कॉफ़ी बीन्स, एप्पल्स, टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि कॉफ़ी बीन्स का इसको स्टोरेज कैपेसिटी अच्छा है, स्टोर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कॉफ़ी बीन्स को क्या रख दिया, एक स्टैंडर्ड आइटम रख दिया कि मान लीजिए हमें एग चाहिए तो हमने क्या करा, 4 कॉफ़ी बीन्स दे दिया और एग ले लिया। फिर हमें अगर फ्रूट्स भी चाहिए तो हमने क्या करा, 4 कॉफ़ी बीन्स दे दिया और फ्रूट्स ले लिया। अब मान लीजिए हमें चाहिए वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स हमारे पास अगर कॉफ़ी बीन्स हैं, हमने 4 कॉफ़ी बीन्स दे दिया, 5 कॉफ़ी बीन्स दे दिया और वेजिटेबल्स ले लिया, ठीक है। अब मान लीजिए एप्पल को एक्सटेंडर मान लिया, हमें चाहिए अगर एग्स चाहिए तो हमने 1 एप्पल दे दिया और 2 एग्स ले लिया, या फिर हमें 1 एप्पल दे दिया, दूसरा संतरा ले लिया। तो कहने का मतलब है ये चीज़ें कमोडिटी मनी के रूप में उभरा फिर, ठीक है। एग्जाम्पल में देखें, द पर्सन विल सेल एग्स इन एक्सचेंज ऑफ कॉफ़ी बीन। पर्सन क्या करेगा, कॉफ़ी बीन्स के बदले में किसको सेल करेगा, एग्स को सेल करेगा। एंड देन एक्सचेंज दोज कॉफ़ी बीन्स विद द फ्रूट सेलर टू बाय, और उसके बाद फिर क्या करेगा, वो फ्रूट सेलर क्या करेगा, उसको एक्सचेंज करेगा। द पर्सन विल सेल एग्स इन एक्सचेंज फॉर। अब क्या कर, अब मान लिया जाए कि एक सेलर के पास क्या है, कॉफ़ी बीन्स भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले एक को एक्सचेंज करके क्या करेगा, कॉफ़ी बीन्स खरीदेगा अपने पास, और कॉफ़ी बीन्स खरीदने के बाद फिर क्या करेगा, उसको फ्रूट्स चाहिए तो वो फ्रूट सेलर के पास जाएगा और कॉफ़ी बीन्स देगा और फिर फ्रूट्स लेगा। यही हो सकता है ना। अगर मान लीजिए किसी के पास कॉफ़ी बीन पहले से पड़ा हुआ है, फिर उसको एक बेचने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर क्या करेगा वो, फिर उसी कॉफ़ी बीन्स को दे करके एक फ्रूट्स को ले लेगा। दिस कमोडिटी मनी इज वन विच हैज सम इंट्रिंसिक वैल्यू। ये कमोडिटी मनी क्या था, ऐसा था कि उसके पास कुछ इंट्रिंसिक मतलब खुद का वैल्यू था, इंटरनल वैल्यू था। अब कह रहे हैं मतलब अब इंटरनल वैल्यू कैसे समझेंगे, इंटरनल वैल्यू ये समझे कि मान लीजिए हमारे पास सोना है, ठीक है। अब सोना है तो उसका खुद का कुछ वैल्यू है। खुद का कुछ वैल्यू कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए सोना हमने खरीदना है, अब पैसे नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, सोना को, अब मान लीजिए हमारे पास 500 रुपये का नोट है, 500 रुपीज़ नोट्स है। अब जब तक इस पे मोहर स्टिकर लगा हुआ है तब तक तो इसका वैल्यू क्या है, तब तक इसका वैल्यू क्या है, 500 है,
ठीक है। लेकिन जैसे हमारे अभी के टाइम पे कुछ समय पहले क्या है, एक आता था वो भारतीय चिल्ड्रन रिजर्व बैंक, ऐसे ही कुछ करके था, जो कि खेलने वाले नोट्स थे। वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। लेकिन उसी पे अगर हम लिख देते हैं, आरबीआई द्वारा लिखा जाता है कि मैं धारक को इतना रुपये अदा करता, ऐसे ही कुछ लिखा होता है, तो कहने का मतलब वो क्या है, वो एक स्टाम्प और मुहर के कारण उसका क्या क्या हो गया, उसका वैल्यू बढ़ गया। लेकिन अगर वो स्टाम्प और मुहर नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो एक क्या होगा, वो क्या होगा, वो आपका सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा होगा। आया समझ इंट्रिंसिक वैल्यू का मीन्स क्या है कि जब तक उसके ऊपर स्टाम्प और मुहर है तो वो क्या है, जब तक उसके ऊपर स्टाम्प और मुहर है तो वो क्या है, वो आपका हो जाएगा, वो आपका क्या है, वो आपका है 500 रुपये का नोट्स। और जैसे ही स्टाम्प और मुहर खत्म हो या फिर चीज़ें, वो 500 रुपये का वैल्यू नहीं हुआ, जैसे स्टाम्प मुहर उसके ऊपर नहीं है तो वो क्या है, वो एक सिर्फ कागज़ के टुकड़ा, उसका इंटरेस्टिंग वैल्यू कुछ भी नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर एक सोना है, मान लीजिए 10 ग्राम अगर सोना है, तो 10 ग्राम सोना का कीमत जितना भी हो, एक तो वो कीमत तो है ही, और अगर वो कीमत ना भी हो, सोना को हम किसी और पे तो यूज कर सकते हैं, कहीं और से तो यूज कर सकते हैं उस सोना को, क्योंकि सोना क्या है, सोना में एक इंट्रिंसिक वैल्यू, खुद की वैल्यू है सोना की। ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल, द कॉफ़ी बीन्स कैन बी यूज टू मेक कॉफ़ी, एप्पल्स कैन बी ईटन। कॉफ़ी बीन्स का हम क्या कर सकते हैं, कॉफ़ी बीन को अगर बिका तो ठीक है, और नहीं बिका तो क्या होगा, अगर बिका तो ठीक है, नहीं बिका तो उसको खा सकते हैं। एप्पल्स अगर बिका तो ठीक है, नहीं बिका तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू रेफर्स टू द इंटरनल वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या रेफर करता है कि उस कमोडिटी का इंटरनल वैल्यू क्या है। इशू विद द कमोडिटी मनी, अब कमोडिटी मनी के साथ इशू क्या आया, देयर वेर आल्सो सम इशू विद द कमोडिटी मनी, कमोडिटी मनी के साथ कुछ इशू आया, जैसे में द कमोडिटी कुड बी पेरिसेबल एंड दस कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम्स लाइक एप्पल। कमोडिटी क्या हो सकता है, पेरिसेबल हो सकता है। कमोडिटी मीन्स अगर मान लीजिए हम कमोडिटी के रूप में एप्पल ना रख करके हम क्या करें, हम फ्रूट्स को रख दें कमोडिटी के रूप में, कि फ्रूट्स होगा तो फ्रूट्स को ही सेल करेंगे, या फिर फ्रूट्स ही यूज होगा पेरिसेबल के रूप में। पेरिसेबल क्या है, पेरिसेबल मतलब सड़ने वाली चीज़ें। वेजिटेबल्स को यूज कर लिए हमने, क्या करा, कमोडिटी के रूप में, तो वो क्या है, ये भी तो एक परेशानी आ जाएगा उसमें कि वो चीज़ें सड़ने वाली है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर नहीं कर सकते। द कमोडिटी मनी वाज नॉन यूनिफॉर्म, कमोडिटी मनी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। द साइज एंड शेप ऑफ कॉफ़ी बीन्स में वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। अब क्या है, साइज और शेप कॉफ़ी बीन्स का क्या है, अलग अलग हो सकता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में। मान लिया जाए हमने क्या करा, हमारे पास चार कॉफ़ी बीन है, उसी को अलग अलग टुकड़े में पार्ट कर दिया, आधा आधा टुकड़ा पार्ट कर दिया, तो 8 टुकड़े हो गए ना। ठीक है, तो वो साइज और शेप अलग अलग हो सकता है। उसके बाद द सप्लाई ऑफ कमोडिटी लिमिटेड अनसर्टेन, सप्लाई ऑफ कमोडिटी का सप्लाई लिमिटेड हो सकता है और अनसर्टेन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए कॉफ़ी बीन्स कुड नॉट बी ग्रोन ड्यू टू अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। कॉफ़ी बीन्स क्या हो सकता है, हम लोग ग्रो नहीं कर सकते अगर अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है तो। अब इन सब को ओवरकम करने के लिए क्या आया, मेटालिक कॉइन आया। अब मेटालिक कॉइन का क्या एडवांटेज है, मेटालिक कॉइन को क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं। मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इटीसी वेयर मिंटेड इनटू कॉइन्स, इन सबको किस में कन्वर्ट किया गया, कॉइन्स में कन्वर्ट किया गया। एंड बिगेन टू बी यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और किसके 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 लिए यूज होने लगा, एक्सचेंज के मीडियम में यूज होने लगा। मतलब हमें अगर सेब चाहिए तो हमने क्या करा, हमने गोल्ड के कॉइन को दिया और सेब खरीद लिया। हमें अगर एप्पल चाहिए तो हमें अगर वेजिटेबल्स चाहिए तो हमने क्या करा, एप्पल मीन्स गोल्ड के कॉइन को दिया या फिर सिल्वर के कॉइन को दिया और वेजिटेबल्स अपने पास ले लिया। उसके साथ साथ क्या है कि इस मेटालिक कॉइन के पास क्या है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू भी है। इस मेटालिक कॉइन के पास क्या है, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू भी। मान लिया जाए गोल्ड यूज आया तो ठीक है, नहीं आया तो उसको रख लिए, उसको और जगह पे यूज कर लिए, जैसे आभूषण बनाने में, ज्वेलर्स बनाने में, इन सब में यूज कर लिए। सिल्वर का अलग जगह पे यूज कर लिया, अगर वो बिका तो ठीक है, तो उसका क्योंकि सिल्वर का एक जो प्राइस ले रखा है वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि उसको अगर वो ना हुआ तो उसको कहीं और यूज कर सकते हैं। सिल्वर का ऑर्नामेंट बना सकते हैं, गोल्ड का ऑर्नामेंट बना सकते हैं, ठीक है, कॉपर का बर्तन बना सकते हैं। तो कहने मतलब इसका अपना एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब मेटालिक कॉइन के साथ क्या इशू आने लगा, देयर वेयर सम इशू विद द मेटालिक कॉइन, जैसे में विद द इंक्रीजिंग डिमांड इंक्रीज होने के बाद जनरली इट वाज सीन दैट द
प्योरिटी ऑफ द कॉइन्स स्टार्टेड डिटोरिएटिंग। जैसे ही डिमांड बढ़ा कॉइन्स का, तो जो भी प्योरिटी था, जो भी शुद्धता था, वो क्या होने लगा, वो घटने लगा और शुद्धता धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे गोल्ड में गोल्ड की शुद्धता घटने लगा और शुद्धता बढ़ने लगा। पीपल बिगेन टू फॉर्ग कॉइन्स एट देयर होम्स, दस डिक्रीजिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कॉइन, जिसके कारण क्या हो रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कॉइन्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे जब इन सब चीज़ों पे आया तो क्या हुआ, पेपर मनी आया। पैसे का एक्सचेंज मीन्स जो भी मनी था वो किस में छपा हुआ था, पेपर के ऊपर छपा हुआ था। पेपर मनी और करेंसी नोट्स आर बीइंग करेंटली यूज्ड बाय पीपल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पेपर मनी और करेंसी अभी के टाइम पे लोग यूज कर रहे हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए। इट डज नॉट हैव इंट्रेंसिक वैल्यू, इसका कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है। दे आर नॉन पेरिसेबल, ये जल्दी ख़राब होने वाला, नष्ट होने वाला भी नहीं है, और ये यूनिफॉर्म भी है। मीन्स साइज भी एक सेम होगा। 500 का अगर साइज एक कागज़ का साइज अगर इतना है, एक के पेपर का साइज अगर इतना है, दूसरे पेपर का भी साइज इतना ही होगा। मीन्स यूनिफॉर्म है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें प्योरिटी और इम्प्योरिटी को भी नहीं ऐड कर सकते। ठीक है। उसके बाद क्या है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए इस पर साइन है, साइन मोहर है, तो क्या है, इसका वैल्यू 500 का है। इसका वैल्यू क्या है, 500 का है। लेकिन यही साइन अगर मोहर नहीं होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, सिर्फ एक क्या बचेगा, एक कागज़ का टुकड़ा बचेगा ये। ठीक है, इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। उसके बाद आया क्या, उसके बाद आया आपका प्लास्टिक मनी। अब प्लास्टिक मनी में क्या है, द प्लास्टिक मनी इज इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स। प्लास्टिक मनी किसके फॉर्म में आया, क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स के फॉर्म में। अभी क्या करते हैं हम लोग, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग क्रेडिट कार्ड लेके गए, कुछ सामान खरीदना है तो वहाँ से उसको क्या कर दिए, स्कैन कर लिए या फिर उसको पिंच कर दिए और वहाँ से सामान ले आया। तो ये क्या है, ये प्लास्टिक मनी है। इट रिमूव्स द नीड फॉर कैरिंग मनी फॉर ट्रांजेक्शन। इसने क्या करा, इसने जो भी ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग मनी कैरी कर रहे थे उसको हटा दिया। उसके बाद क्या आया, इलेक्ट्रॉनिक मनी। अब इलेक्ट्रॉनिक मनी का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक मनी इज द ट्रांसफर ऑफ मनी यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक स्मार्टफोन्स और टेबलेट। इलेक्ट्रॉनिक्स मनी क्या है, हम लोग पैसे का ट्रांसफ़र करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करके, जैसे स्मार्टफोन्स और टैबलेट को यूज करके क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसफ़र करते हैं पैसे का। मोबाइल पेमेंट सर्विस लाइक भीम, गूगल पे etc टू मेक पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल पेमेंट सर्विस लाइक भीम का यूज करते हैं, गूगल पे का यूज करते हैं, ताकि क्या हो सके, पेमेंट हो सके और गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करें, परचेज करें। उसके बाद आया क्रिप्टो करेंसी। उसके बाद क्या आया, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में क्या है, क्रिप्टो करेंसी आर स्टोर्ड एंड ट्रेडेड यूजिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन और स्पेशली डिजाइनेटेड सॉफ्टवेयर। क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसको स्टोर करते हैं और ट्रेड करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के थ्रू। स्पेशली उसके लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है, जैसे बिटकॉइन। इट इज ऑपरेटेड बाय डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। ये डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी के थ्रू ऑपरेटेड किया जाता है, अनलाइक गवर्नमेंट इशूड करेंसी नोट्स। जैसे कि गवर्नमेंट का जो करेंसी नोट इशू हुआ है उसके अलावा इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये डिसेंट्रलाइज होता है। क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन ये क्या है, ये डिसेंट्रलाइज चीज़ें हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल प्ले इसमें गवर्नमेंट का भी कोई रोल प्ले नहीं होता है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक देखते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा। इसके बाद आगे वाले लेक्चर हम लोग कुछ और टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थोड़ा इन चीज़ों को मैनेज कर लेना है, क्योंकि हमारे कॉलेज में क्या है, हमारे कॉलेज में कुछ दिन बाद में फ्रेशर्स होने वाले हैं। तो फ्रेशर्स होने वाले हैं तो उसके जो सीनियर हैं उनको क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिसके कारण कि क्या है, ये सारी नॉइज़ सुनने को मिल रहा है, तो थोड़ा इसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा आपका इवोल्यूशन ऑफ मनी और इशू विद द जीडीपी एस्टिमेशन। ये पार्ट 1 था। नेक्स्ट टॉपिक में चैप्टर 10 का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, बाय बाय।